Good morning, kids. Welcome back to our class. As you know, today we are going to learn our subject Hindi. So, let's start. बच्चों, हम अपनी हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर चुके थे और आप सभी को अपनी फेयर कॉपी में चैप्टर 8 तक 5 to 8 क्वेश्चन आंसर्स और सारी चीज़ों को लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम अपने चैप्टर 9 को देखते हैं, जो कि है भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत की प्रमुख नदियाँ। तो बच्चों, इस चैप्टर में आपको नदियों के बारे में बताया गया है। भारत में जितनी भी नदियाँ हैं वह उनके नाम, वह कहाँ से निकलती हैं, कहाँ तक जाती हैं, कितनी लंबाई है और कौन सी नदी में किस नदी का संगम है, उनके किनारों पर कौन कौन से शहर बसे हैं, यह सभी चीज़ें आपको इस चैप्टर में बताई गई हैं। तो आपको इसकी रीडिंग करना है। ठीक है, आप इसकी रीडिंग कीजिए, फिर इसके बाद हम इसके आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे शब्दार्थ, मौखिक प्रश्न और क्वेश्चन आंसर्स को। ठीक है, तो चलिए पहले इसकी रीडिंग कीजिए आप। अब हम देखते हैं इसके शब्द पिटारा से शब्दार्थ। शब्दार्थ में है सबसे पहले स्पर्श। स्पर्श का होगा छूना। फिर है घोर तपस्या, तो घोर तपस्या का होगा कठोर साधना। फिर है इसके बाद संगम। संगम का होगा मेल। उज्जवल, उज्जवल का होगा उजले रंग का। फिर है श्याम वर्ण, तो श्याम वर्ण का होगा श्यामल रंग का। फिर इसके बाद शब्दार्थ है तबाही। तबाही का होगा बर्बादी। यह तो हुए आपके शब्दार्थ। अब हम देखते हैं इसके मौखिक प्रश्न, ओरल क्वेश्चंस को। तो बच्चों, जैसा कि आप पहले से करते आ रहे हो, आपको मौखिक प्रश्न अपनी कॉपी में नहीं लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। भारत में नदियों को कैसा माना जाता है? भारत में नदियों को कैसा माना जाता है? तो बताइए, आपने चैप्टर पढ़ा है भारत में नदियों को कैसा मानते हैं? पवित्र और पूज्य। भारत में नदियों को पवित्र और पूज्य माना जाता है। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हिमालय से निकलने वाली किन्हीं दो नदियों के नाम बताइए। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां हमने पढ़ी थी ना, कौन कौन सी थी? तो उसमें 5 नदियों के नाम आए थे, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, जमुना और सरस्वती। तो 2 नदियों के नाम हो जाएंगे सिंधु और गंगा। फिर इसके बाद है, राजा सगर के 60,000 पुत्र किस मुनि के श्राप के कारण भस्म हो गए थे? राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। फिर इसके बाद, अयोध्या नगरी किस नदी के तट पर बसी है? तो राजा राम की जो जन्मस्थली है, भगवान श्री राम की जो नगरी है अयोध्या, किस नदी के तट पर बसी है? तो आपको बताना है कि वहां पर कौन सी नदी है। तो बताइए, आपको पता होना चाहिए ना कौन सी नदी है। तो इसका आंसर होगा सरयू। वहां पर सरयू नदी है। फिर इसके बाद हम देखते हैं, किस नदी को भारत की राइन नदी कहा जाता है? किस नदी को भारत की राइन नदी माना जाता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी को। कौन सी नदी? दामोदर नदी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो पहला खाली स्थान पढ़ते हैं। नदियों के किनारे बहुत से खाली स्थान, मेले और उत्सव मनाए जाते हैं। तो पहले खाली स्थान में आ जाएगा त्योहार। नदियों के किनारे बहुत से त्योहार, मेले और उत्सव मनाए जाते हैं। फिर इसके बाद है, पंजाब की 5 नदियां सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम हैं, जिन्हें खाली स्थान कहते हैं। तो पंजाब की 5 नदियों को पंचनद कहते हैं। तो इस खाली स्थान में आ जाएगा पंचनद। ठीक है, तो इसमें पंजाब में कौन कौन सी नदियां हैं? सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। फिर इसके बाद अगला खाली स्थान है, गंगा के खाली स्थान और रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी बहती है। तो गंगा के बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड, गंगा की लेफ्ट साइड मतलब बाईं ओर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी और महानदी बहती है। फिर इसके बाद हमारा अगला खाली स्थान है, उज्जैनी नगर खाली स्थान नदी के तट पर बसा हुआ है। जैसे अयोध्या नगर है वह सरयू नदी के तट पर बसा है, वैसे ही उज्जैनी जो महाकाल की नगरी है, बाबा महाकाल की, वह किस नदी के तट पर बसा है? तो बताइए, इसमें कौन सी नदी है उज्जैन में? उज्जैनी मतलब उज्जैन, तो उज्जैन में है शिप्रा नदी। तो उज्जैनी नगर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, तो इसका खाली स्थान में हो जाएगा शिप्रा। अब हम अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। तो हमारा
पहला है इलाहाबाद में 3 नदियों गंगा, यमुना व गोदावरी का संगम होता है। तो बताइए क्या ये बात सही है? जी नहीं, इलाहाबाद में तो गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, तो यह वाक्य गलत होगा। तो चलिए अब देखते हैं हम अपने दूसरे वाक्य को। गंगा की लंबाई 2510 किलोमीटर है, तो यह वाक्य सही है, गंगा की लंबाई 2510 किलोमीटर ही है। फिर इसके बाद है हमारा अगला वाक्य, ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र तथा असम में ढींग कहा जाता है, तो यह वाक्य गलत होगा। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में ढीं और असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, तो यह वाक्य गलत होगा। फिर इसके बाद है नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती हैं जिससे खेतों की सिंचाई होती है, तो यह वाक्य सही है, इस पर सही का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद है इलाहाबाद के संगम में खड़े होने पर नीचे पानी का तीव्र बहाव अनुभव किया जा सकता है, माना जाता है कि यह बहाव सरस्वती का ही है, तो यह वाक्य सही होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं सही जोड़ी मिलाइए। तो संगम इलाहाबाद में कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती। फिर इसके बाद है गंगा का होगा जोड़ी राजा भागीरथी से। फिर है ब्रह्मपुत्र की इसमें लंबाई बताई है 2900 मीटर, तो ब्रह्मपुत्र को हम 2900 मीटर से मिला देंगे। फिर है पंजाब, तो पंजाब में 5 नदियों को क्या कहते हैं? पंचनद, तो पंजाब को पंचनद से मिला देंगे। फिर है बेतवा, तो बेतवा का होगा, बेतवा किस क्षेत्र की नदी है? तो यह बुंदेलखंड, तो बेतवा बुंदेलखंड से हो जाएगा। और ताप्ती नदी सतपुड़ा के पर्वत से होकर निकलती है, तो इसमें ताप्ती से सतपुड़ा पर्वत को मैच कर देंगे। तो बच्चों यह तो हुए आपकी सही जोड़ी मिलाओ। अब हम देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न है का नदियों के किनारे शहर क्यों बस गए हैं? तो हमें बताना है कि नदियों के किनारे शहर क्यों बसे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा नदियों के किनारे उपजाऊ भूमि होने एवं पानी की सुविधा के कारण शहर बस गए हैं। तो चलिए अब हम अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। गंगा का नाम भागीरथी क्यों पड़ा? गंगा को भागीरथी क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा भगीरथ द्वारा गंगा को पृथ्वी पर लाने के कारण गंगा का नाम भागीरथी पड़ा। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है उज्जैनी नगर किस नदी के तट पर बसा है और इस नगर का संबंध किस सुप्रसिद्ध कवि से रहा है? तो बताइए, अभी हमने आगे पढ़ा हुआ था ना, उज्जैनी नगर किस नदी के तट पर बसा है? उज्जैनी नगर मतलब उज्जैन का पुराना नाम है उज्जैनी और अवंतिका। तो उज्जैनी नगर किस नदी के तट पर बसा है? शिप्रा। तो इसका उत्तर हो जाएगा उज्जैनी नगर शिप्रा नदी के तट पर बसा है और इस नगर का संबंध सुप्रसिद्ध महाकवि कालिदास से है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है बुंदेलखंड की नदी का नाम बेतवा किस कारण पड़ा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेत की तरह टेढ़ी मेढ़ी चलने के कारण इसका नाम बेतवा पड़ा। तो चलिए बच्चों अब हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। नदियों को खेतीबाड़ी के लिए वरदान क्यों माना जाता है? हमें बताना है कि नदियां खेतीबाड़ी के लिए वरदान क्यों हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा नदियां अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहा कर लाती हैं, इसलिए नदियों को खेतीबाड़ी के लिए वरदान माना जाता है या वरदान कहा जाता है। तो चलिए अब हम इसके 2 या 3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र एक विशिष्ट नदी कैसे है? पाठ के आधार पर बताइए। हमें बताना है कि ब्रह्मपुत्र एक विशिष्ट नदी कैसे है। तो इसका उत्तर है ब्रह्मपुत्र पूर्वी भारत की महत्वपूर्ण नदी है जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है तथा यह 3 देश तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो चलिए बच्चों अब हमें इसके बाद अपना दूसरा प्रश्न 2 का उत्तर नहीं अपनी कॉपी में नहीं लिखना है। अब इसके बाद हम अपने तीसरे प्रश्न को देखते हैं। शोक की नदी किसे कहा जाता है और क्यों? शोक की नदी किसे कहा जाता है और क्यों? तो देखते हैं इसका उत्तर दामोदर नदी को शोक नदी कहा जाता है। और क्यों? इसमें अत्यधिक बाढ़ आने के कारण इसे शोक नदी कहा जाता है। तो ठीक है, तो बच्चों ये तो हुआ आपका तीसरा प्रश्न। अब देखते हैं अपने चौथे प्रश्न को।
अमरकंटक पर्वत में कौन सी दो नदियां निकलती हैं, वे कहाँ जाकर गिरती हैं? तो अमरकंटक पर्वत से सोन और नर्मदा नदी दोनों अमरकंटक पर्वत से निकलती हैं और नर्मदा खंबात की खाड़ी में गिरती है और सोन नदी गंगा में मिलती है। तो चलिए बच्चों, यह तो हुआ आपका चौथा प्रश्न। अब हम देखते हैं अपने पांचवें और आखिरी प्रश्न को। नदियों को जीवनदायिनी क्यों कहा जाता है? हमारे भारत में नदियों को जीवनदायिनी क्यों कहा जाता है, इसको बताना है। तो इसका उत्तर है, नदियां अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती हैं और नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर नदियों का पानी सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे सूखे स्थल हरे भरे हो जाते हैं। इसलिए नदियों को जीवनदायिनी कहा जाता है। तो बच्चों, यह तो हुए आपके अभ्यास प्रश्न। अब हम देखते हैं इसकी भाषा और व्याकरण को। तो चलिए बच्चों, भाषा और व्याकरण में हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। रेखांकित शब्दों के सही विलोम से रिक्त स्थान भरिए। तो पहला है, यहाँ पर जो रेखांकित शब्द हैं उनके विलोम शब्द भरे जाएंगे इन खाली स्थानों में। तो इन रेखांकित शब्दों को देखेंगे और उनके विलोम शब्द देखते हैं। यह जमीन बहुत उपजाऊ है, किंतु वह जमीन खालिस्तान है। तो उपजाऊ का विलोम होगा बंजर। उपजाऊ जिसमें अधिक फसल होती हो और बंजर जिसमें कोई फसल ना होती हो। तो उपजाऊ का हो जाएगा बंजर। फिर इसके बाद दूसरा है, ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है तथा खालिस्तान 10 किलोमीटर तक है। तो लंबाई का विलोम होगा चौड़ाई। तो लंबाई 2900 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 10 किलोमीटर तक है। तो दूसरे खाली स्थान में आ जाएगा चौड़ाई। अब इसके बाद हम अपने तीसरे वाक्य को देखते हैं। यह सौभाग्य की बात है कि हमें जीवनदायिनी नदियां मिली हैं, किंतु इसे खालिस्तान ही कहेंगे कि उनके प्रति हम अपना कर्तव्य भूलते जा रहे हैं। तो यह सौभाग्य की बात है। तो सौभाग्य का विलोम होगा दुर्भाग्य। तो तीसरे खाली स्थान में हम दुर्भाग्य भर देंगे। फिर इसके बाद है घ, कुछ लोगों का मन पवित्र होता है तो कुछ का खाली स्थान। तो पवित्र का विलोम शब्द होगा अपवित्र। कुछ लोगों का मन तो पवित्र होता है किंतु कुछ का अपवित्र होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने आखिरी खाली स्थान को देखेंगे विलोम शब्दों में। व्यक्ति का चरित्र उज्जवल होना चाहिए, खाली स्थान नहीं। उज्जवल का होगा साफ स्वच्छ और धूमिल, इसका विलोम हो जाएगा धूमिल। तो यह हो जाएगा व्यक्ति का चरित्र उज्जवल होना चाहिए, धूमिल नहीं। तो चलिए बच्चों, यह तो हुई आपकी भाषा व्याकरण का पहला प्रश्न। अब हम देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पहला शब्द है नदी। नदी का हो जाएगा सरिता। नदी के और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, नदी, नद्य, सरिता, सलिल। तो इसमें हम लिख देंगे सरिता। फिर इसके बाद है तट। तट का हो जाएगा किनारा। फिर है इसके बाद गंगा। गंगा के और भी नाम है। तो गंगा को हम किस नाम से जानते हैं? राजा भगीरथ के कारण इन्हें भागीरथी कहा जाता था। तो गंगा का हो जाएगा भागीरथी। फिर है पर्वत। पर्वत का हो जाएगा पहाड़, गिरी। यह और अधिक नाम होते हैं और अधिक पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब इसके बाद अगला शब्द है नदी, मतलब यह दोबारा से लिख दिया गया है। तो चलिए दोबारा में हम इसका दूसरा पर्यायवाची शब्द लिख देते हैं। नदी का दूसरा पर्यायवाची शब्द हो जाएगा नद्य। फिर इसके बाद है पवित्र। पवित्र का होगा पाक या पावन। तो इसमें हम लिख देंगे पाक। तो चलिए बच्चों, यह तो हुई आपकी भाषा और व्याकरण। अब भाषा और व्याकरण के बाद मैं आपको व्याकरण का एक टॉपिक समझाती हूँ, जो कि है अपठित गद्यांश। बच्चों, यह आपके पेपर में पहले भी आ चुके हैं। इसमें क्या करना होता है वह मैं आपको बताती हूँ। अपठित गद्यांश, जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि जिस गद्यांश को पढ़ा ना गया हो। पठित मतलब पढ़ा गया और अपठित मतलब ना पढ़ा गया हो। तो यह पहले आपको कभी नहीं पढ़ाया गया, लेकिन यह एक सिंपल सा पैराग्राफ होता है, एक गद्यांश होता है जिसको आपको पढ़ना है और उसके जो दिए गए प्रश्न हैं उन्हीं में से उसके प्रश्नों के उत्तर छांटना है।
बच्चों जो प्रश्न दिए होते हैं उनके उत्तर उसी गद्यांश में लिखे रहते हैं, बस आपको उसकी अच्छे से रीडिंग करना है, उसको समझना है और उसके उन क्वेश्चंस को, उन प्रश्नों के उत्तरों को उसी में से छांट कर और उनके उत्तर लिखना है। ठीक है बच्चों, तो यह तो हुआ आपका अपठित गद्यांश। अब एक और चीज होती है अनुच्छेद। तो बच्चों अपठित गद्यांश की तरह ही अनुच्छेद होता है, लेकिन अपठित गद्यांश में आपको गद्यांश दिया होता है, मतलब पैराग्राफ दिया होता है, लेकिन अनुच्छेद में आपको पैराग्राफ लिखना होती है, आप खुद उसे लिखते हो। तो यहाँ पर आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा जिसके विषय में आपको अनुच्छेद लिखना है। तो बच्चों इसमें अनुच्छेद में आपको 10 से 12 लाइन लिखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अनुच्छेद होता क्या है। तो किसी एक विषय को लेकर संक्षेप में उसके बारे में लिखना अनुच्छेद कहलाता है। जैसे मैं कोई भी आपको टॉपिक देती हूँ, जैसे आपका टॉपिक मैंने दिया आपको पेड़ पौधे, या फिर बढ़ते हुए अपराध, या फिर कोरोना। तो इन विषयों में आपको 10 से 12 पंक्तियाँ लिखना रहेगी, जिसमें आपको बताना है कि जैसे टॉपिक दिया कोरोना, तो कोरोना क्या है, उसके लॉकडाउन में आपने क्या क्या सीखा। जैसे आपको टॉपिक दिया बढ़ते हुए अपराध, तो अपराधों में क्या क्या है, चोरी, डकैती, ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद अगर आपको दिया पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधों के बारे में बताना है कि वृक्षारोपण करने से आपको क्या लाभ होता है, क्या क्या वृक्ष आपको रोपने चाहिए। तो इनके बारे में आपको खुद से लिखना है, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हमारी आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है।